हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम को बेसिक से लेकर एकदम डिटेल में, ताकि तुम्हारे कंप्यूटर को लेकर सारे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो जाए और आगे आने वाले चैप्टर्स भी अच्छे से समझ आए। और इस वीडियो के एंड में तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स और न्यू सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि तुम्हारी एग्जाम में हेल्प हो सके। और एक इम्पोर्टेंट बात, आगे आने वाले वीडियोस में तो मेरी वॉइस होगी, पर इस वीडियो को एडिट करते टाइम वॉइस में प्रॉब्लम आने की वजह से वॉइस को एआई में डब करना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Introduction to Computer System. A computer is an electronic device that programmed to accept data input, process it, and generate result output. इसका मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि यह डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट कर सके और उसे प्रोसेस कर सके और एंड में रिजल्ट को आउटपुट के रूप में शो कर सके। तो अब हम देखते हैं अगले पॉइंट को। अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसका मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है तथा पूरे कंप्यूटर की सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो अब हम इन तीनों टॉपिक को इजी तरीके से समझते हैं। कंप्यूटर अपने आप कोई काम नहीं करता, बल्कि जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस हम उसे देते हैं उसी के हिसाब से काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो वो इनपुट होता है। उसके बाद सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है और मॉनिटर पर हमें आउटपुट दिखाई देता है। लेकिन केवल हार्डवेयर से कंप्यूटर नहीं चल सकता और केवल सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर सकता। इसीलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। इनमें सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यही पूरे कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल और मैनेज करता है। तो अब हम देखते हैं अगले पॉइंट को। सीपीयू receive instruction, input or data from memory with the help of control unit and perform arithmetic, plus, minus, divide, multiply, or logical operations according to given instructions, input, or data, and send back the result in memory. इसका मतलब CPU, Central Processing Unit, memory से control unit की मदद से instructions और data लेता है। इसके बाद CPU दिए गए instructions के हिसाब से arithmetic मतलब calculation करता है और लॉजिकल मतलब कंपेयर करता है। ये सब करने के बाद ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद रिजल्ट को वापस मेमोरी में भेज देता है। इस लाइन का मतलब, जब हम कंप्यूटर को कोई काम देते हैं तो सबसे पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस और डेटा मेमोरी में स्टोर होते हैं। फिर कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से लेकर सीपीयू तक पहुंचाती है। इसके बाद एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उन पर कैलकुलेशन या लॉजिकल डिसीजन लेता है। प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद रिजल्ट फिर से मेमोरी में स्टोर हो जाता है और जरूरत पड़ने पर हमें आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। अब देखते हैं सीपीयू और कैबिनेट का डिफरेंस। जो सीपीयू होता है वो एक पार्ट होता है कैबिनेट का, और जो कैबिनेट होता है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अब देखते हैं कैबिनेट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं। पावर सप्लाई यूनिट वो कंपोनेंट है जो एसी पावर को डीसी पावर में बदलकर कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देता है। केस फैन कंप्यूटर के अंदर हवा का सर्कुलेशन बनाए रखता है और कंपोनेंट्स को ठंडा रखने में मदद करता है। प्रोसेसर मींस सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो सभी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। रैम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, जिसमें डेटा और प्रोग्राम्स टेम्पररी स्टोर रहते हैं। इस टॉपिक को आगे हम डिटेल में समझेंगे। ग्राफिक्स कार्ड जीपीयू इमेज, वीडियो और ग्राफिक्स को प्रोसेस करके मॉनिटर पर डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। स्टोरेज ड्राइव डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ड्राइव बेस वह एरिया होता है जहां एचडीडी, एसएसडी या सीडी डीवीडी ड्राइव को इंस्टॉल किया जाता है अगर जरूरत हो तो। और मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है, जो सभी कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ता है। CPU is also called processor, and it placed in form of microchip in motherboard, and microchip is called integrated circuit (IC). Central Processing Unit (CPU) को processor या microprocessor भी कहा जाता है। ये मदरबोर्ड पर माइक्रोचिप के रूप में लगा होता है, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट (IC) कहा जाता है। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर्स,
कैपेसिटर्स और रजिस्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। और the CPU store the data or instruction in its local memory called register. CPU अपने रजिस्टर में डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररीली स्टोर करता है। और कंट्रोल यूनिट CU is the part of the CPU that control and coordinate all operations of the computer system. मतलब कंट्रोल यूनिट CU पूरे कंप्यूटर की एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है, जबकि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU सभी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। और इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यहां याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इन सब को समझते हैं। CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसलिए इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये मदरबोर्ड पर एक छोटी माइक्रोचिप के रूप में लगा होता है। इस चिप को IC इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। IC के अंदर लाखों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। CPU के अंदर रजिस्टर नाम की बहुत तेज मेमोरी होती है, जिसमें प्रोसेसिंग के समय डेटा और इंस्ट्रक्शंस कुछ समय के लिए स्टोर रहते हैं। कंट्रोल यूनिट CU पूरे कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है, जबकि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। इसीलिए CPU कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है। अब देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डिटेल में। यह सिलिकॉन वेफर है, इसी से CPU के चिप बनाए जाते हैं। इसको ही आगे जूम करके देखते हैं। मेटल इंटरकनेक्ट स्टैक, ये CPU के अंदर की वायरिंग है, इसे मेटल लेयर कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। हमारा CPU मेटल लेयर से ही बना हुआ होता है पूरा। अब देखते हैं CPU को। यह CPU का मैप है। ब्लू CPU GPU प्रोसेस करता है। पिंक कैच डेटा स्टोर करता है। येलो IO बाहर कनेक्शन देता है। अब देखो CPU का ब्लॉक डायग्राम, जो कि बुक में दिया हुआ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए CPU से रिलेटेड, तो ये ब्लॉक डायग्राम बना देना। ये जो मेटल लेयर होती है, मतलब ट्रांजिस्टर या हमारे हेयर से भी छोटी होती है CPU के अंदर, और ये लॉजिक गेट की हेल्प से काम करता है। यह जो लॉजिक गेट है ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एग्जाम्पल एंड और नॉट गेट। लॉजिकल गेट्स को हम सेकेंड चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं इनपुट आउटपुट के बारे में। इनपुट डिवाइस। Input device is a hardware device that allow user to enter data or instructions input into a computer system for processing. मतलब इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो यूजर को डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करने की सुविधा देता है, ताकि उनका प्रोसेसिंग किया जा सके। तो अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट डिस्प्ले और प्रेजेंट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर टू यूजर। मतलब आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन या रिजल्ट को यूजर के सामने डिस्प्ले या प्रेजेंट करता है। इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इनपुट डिवाइस का काम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देना होता है, यानी जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, वे इनपुट डिवाइसेस की मदद से अंदर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। दूसरी ओर आउटपुट डिवाइस का काम कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को हमें दिखाना या सुनाना होता है। जैसे मॉनिटर पर रिजल्ट दिखाई देता है, प्रिंटर उसे प्रिंट करता है और स्पीकर साउंड के रूप में आउटपुट देता है। यानी इनपुट डिवाइस डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजता है, जबकि आउटपुट डिवाइस प्रोसेस्ड रिजल्ट को यूजर तक पहुंचाता है। अब हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को समझते हैं, यानी कंप्यूटर समय के साथ कैसे डेवलप हुआ। एबैकस यह 2000 BC में बना था। यह दुनिया का पहला काउंटिंग टूल था जिसका यूज जोड़ और घटाव के लिए किया जाता था। पास्कलिन यह 1642 में आया था। इसे ब्लेज पास्कल ने बनाया। यह पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। एनालिटिकल इंजन यह 1837 में आया था। इसे चार्ल्स बैबेज ने बनाया। इसमें ALU मेमोरी और कंट्रोल यूनिट थी, इसलिए चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। टैब्यूलेटिंग मशीन यह 1890 में आया था। इसे हर्मन हॉलरिथ ने बनाया। ये पंच कार्ड्स की हेल्प से डेटा प्रोसेसिंग करती थी। टूरिंग मशीन यह 1936 में आया था।
एलन ट्यूरिंग ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। इसी ने मॉडर्न कंप्यूटर की फाउंडेशन रखी। ईडीवैक और ईनियाक यहाँ 1940 में आया था। ये दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स थे और यहाँ रोम के जितने बड़े थे, इनका यूज साइंटिस्ट और सैन्य मिलिट्री कैलकुलेशंस में किया जाता था। ट्रांजिस्टर यहाँ 1947 में आया था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ली। इससे कंप्यूटर छोटे, तेज और मोर रिलायबल बन गए। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यहाँ 1958 में आया था। इसमें हजारों लाखों ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर लगाए गए। इसी टेक्नोलॉजी के कारण आज के सीपीयू, मोबाइल, लैपटॉप और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज हो पाए। और एक बात याद रखना, www वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ इंटरनेट में यूज होता है। इसके बारे में भी हम 3rd चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। Von Neumann architecture, computer architecture. Von Neumann architecture is a computer design model proposed by John von Neumann. In this architecture, data and program instructions are stored together in the same memory, and the CPU processes instructions one by one using the fetch, decode, execute cycle. Von Neumann architecture एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर मॉडल है जिसे जॉन वॉन नॉयमन ने क्रिएट किया था। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। इसके बाद सीपीयू फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके प्रोसेस करता है और टास्क को पूरा करता है। मेन कंपोनेंट्स। इनपुट यूनिट यूजर से डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करती है। मेमोरी यूनिट प्रोग्राम और डेटा दोनों को स्टोर करती है। सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और पूरे टास्क को एग्जीक्यूट करता है। कंट्रोल यूनिट सीयू सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। आउटपुट यूनिट प्रोसेस्ड रिजल्ट को यूजर तक पहुंचाती है। तो अब हम समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी। अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। Primary memory is a main memory of a computer system, and the secondary memory is called storage device, is used to store data, instructions, and save result for future use. इसका मतलब कंप्यूटर मेमोरी वो पार्ट है जहां कंप्यूटर डेटा, इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेसिंग के टाइम पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है जिसका यूज प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस का उपयोग डेटा, इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट को लंबे टाइम तक फ्यूचर यूज के लिए सेफ रखने के लिए किया जाता है। तो अब हम जानते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी। अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क ऑन अ बाइनरी नंबर और डिजिट्स 0 और 1 टू स्टोर डेटा और प्रोसेस डेटा, एंड बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी कॉल्ड बिट। इसका मतलब कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर 0 और 1 पर काम और स्टोर करता है और मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अ बिट बाइनरी डिजिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर दैट स्टोर ओनली वन बाइनरी वैल्यू 0 और 1। इसका मतलब है कि जो बिट है वह सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करता है, 0 या 1। अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स दैट यूज इन नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। निबल 4 बिट्स का यूनिट होता है और बाइट 8 बिट्स का यूनिट होता है। अगला पॉइंट है, अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स एंड यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर इन अ कंप्यूटर मेमोरी। एग्जाम्पल ए, बी एंड ए एटसेट्रा। निबल 4 बिट्स का यूनिट होता है और बाइट 8 बिट्स का यूनिट होता है जो कंप्यूटर में एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता बल्कि केवल 0 और 1 को समझता है। इन्हीं 0 और 1 को बिट कहा जाता है। 4 बिट्स मिलकर एक निबल बनाते हैं और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनता है। एक बाइट में सामान्यतः एक कैरेक्टर जैसे ए, बी, एट एंड आदि स्टोर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे मेजरमेंट यूनिट्स फॉर डिजिटल डेटा, केबी, एमबी, जीबी, टीबी आदि। मेमोरी की बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं जिनका यूज डेटा का साइज मापने के लिए किया जाता है। इनमें हर बड़ी यूनिट अपनी छोटी यूनिट से लगभग 1024 गुना बड़ी होती है। जैसे 1 केबी 124 बाइट्स और 1 एमबी 124 केबी। तो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। Humans remember many things, but they don't depend only on memory.
They also store important information in things like notebooks or journals to use later. Similarly, memory is the part of a computer which store data and help the CPU to access information, instructions, or data quickly. Without memory, a computer cannot store data or run program. And computer have two types of memory, primary and secondary. इसका मतलब कंप्यूटर में मेमोरी वो पार्ट है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती रहे तथा सीपीयू को उन्हें जल्दी एक्सेस करने में हेल्प करती है। मेमोरी के बिना कंप्यूटर ना तो डेटा स्टोर कर सकता है और ना ही किसी प्रोग्राम को चला सकता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसका मतलब जैसे हम अपनी ज़रूरी बातें याद नहीं रखते बल्कि नोटबुक या डायरी में भी लिख कर रखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है। जब सीपीयू को किसी इंफॉर्मेशन की नीड होती है तो वह मेमोरी से उसे बहुत तेज़ी से एक्सेस कर लेता है। इसलिए मेमोरी कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। Primary memory is the main memory of a computer which directly accessible by the CPU to perform read or write operation. And program or data are loaded into the primary memory before processing. And it is essential component of the computer system. It is the two types RAM, random access memory, and ROM, read only memory. इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जिसे सीपीयू सीधे एक्सेस कर सकता है। प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले सभी प्रोग्राम्स लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेटा इसी मेमोरी में लोड किए जाते हैं। ये कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसके दो टाइप होते हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और आरओएम। अब जानते हैं RAM is a volatile memory. It only keeps data as long as the power is on. When the computer is turned off, all data in RAM is lost. मतलब RAM random access memory एक volatile memory है। ये डेटा और प्रोग्राम्स को केवल तब तक स्टोर रखती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। RAM store temporary data or program while the computer is working. When you start a computer or open any application, the required data and programs are loaded into RAM so the processor can access them quickly. मतलब कंप्यूटर बंद होते ही रैम में मौजूद सभी डेटा अपने आप मिट जाता है। इसलिए रैम का उपयोग टेम्पररी डेटा और रनिंग प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रैम का काम है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं या कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसका इंपॉर्टेंट डेटा सबसे पहले रैम में लोड होता है। इससे सीपीयू उस डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस कर पाता है और प्रोग्राम स्मूथली चलता है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है रैम का पूरा डेटा डिलीट हो जाता है, इसीलिए इसे टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। अब जानते हैं रोम। रोम इज नॉन वॉलेंटरी मेमोरी, which means data is not lost when computer is off and store data in permanent in memory. Example, the startup program, bootloader, that loads the operating system into primary memory is stored in ROM. इसका मतलब ROM, रीड ओनली मेमोरी, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें स्टोर किया गया डेटा कंप्यूटर ऑफ होने पर भी नहीं मिटता। रोम में परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर रहती है, जैसे बूट लोडर जो कंप्यूटर स्टार्ट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है। अब जानते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ वेरी फास्ट टाइप ऑफ मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड रैम टू इम्प्रूव स्पीड। इसका मतलब कैश मेमोरी एक बहुत तेज वेरी फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच स्थित होती है। अगला पॉइंट, रैम इज फास्ट बट द सीपीयू इज इवन फास्टर, so sometimes the CPU has to wait for data from RAM. To solve this, cache memory stores copies of frequently used data from RAM. When the CPU needs data, it first checks the cache. If the data is found there, it is quickly used. If not, the CPU gets it from RAM. इसका मतलब CPU बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन RAM उसकी तुलना में थोड़ी धीमी होती है। इसलिए कई बार CPU को डेटा मिलने का इंतजार करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। ये रैम से अक्सर यूज होने वाले डेटा की कॉपी अपने पास रखती है। जब सीपीयू को डेटा चाहिए होता है तो वो सबसे पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। अगर डेटा वही मिल जाता है तो तुरंत प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। अगर डेटा कैश में नहीं मिलता तो सीपीयू यूज रैम से एक्सेस करता है। अब जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी।
Secondary memory store data permanently for long-term use. Secondary memory, auxiliary memory, is used to store data and programs permanently because primary memory, RAM and ROM, has limited space. इसका मतलब सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी का उपयोग डेटा और प्रोग्राम्स को परमानेंटली और लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसलिए पावर ऑफ होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। The CPU cannot access secondary memory directly. First, data must be transferred into primary memory, RAM, before the CPU can use it. इसका मतलब CPU इस मेमोरी को सीधे एक्सेस नहीं कर सकता। जब किसी फाइल की आवश्यकता होती है, तो वह पहले सेकेंडरी मेमोरी से RAM में ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद CPU उसे प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल्स: हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, SSD, पेन ड्राइव। अब जानते हैं डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड CPU। पहले पॉइंट पढ़ते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं। डेटा ट्रांसफर बिटवीन पार्ट्स components of a computer system using physical wires called bus. It connect all the internal computer components to the CPU and main memory. इसका मतलब डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड CPU के लिए बस का उपयोग किया जाता है। बस कई फिजिकल वायर्स का ग्रुप होता है जो CPU, मेन मेमोरी और अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बीच डेटा, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल्स का सेंड और रिसीव करता है। बस 3 टाइप्स की होती है: डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। अब जानते हैं बस के बारे में। बस आर 3 टाइप्स: डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस वो कंपोनेंट्स ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस। मतलब जब हम CPU से RAM तक डेटा ट्रांसफर करते हैं तो ये डेटा बस का काम है। मतलब जब RAM से डेटा CPU तक और CPU से वापस RAM में डेटा ट्रांसफर होता है तो वो काम डेटा बस करती है। यानी इसका कार्य केवल डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। अब एड्रेस बस को डिटेल में जानते हैं। एड्रेस बस ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। The address of the memory location that the computer wants to read or write from is specified in the address bus. मतलब एड्रेस बस वो बस है जो CPU से मेमोरी लोकेशन का एड्रेस RAM तक पहुंचाती है। इसका मतलब RAM के अंदर लाखों मेमोरी लोकेशंस होती हैं और हर लोकेशन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर घर का अपना हाउस नंबर होता है। जब कोई प्रोग्राम RAM में लोड होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर देता है। इसलिए CPU को पहले से पता होता है कि कौन सा डेटा किस एड्रेस पर रखा है। जब CPU को उस डेटा की ज़रूरत होती है तो वो एड्रेस बस के थ्रू से उसी एड्रेस को RAM तक भेजता है। यानी एड्रेस बस का काम केवल ये बताना है कि किस मेमोरी लोकेशन से डेटा लेना है या किस लोकेशन पर डेटा रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल बस कम्युनिकेशन कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब कंट्रोल बस वो बस है जो CPU और अदर कंपोनेंट्स के बीच कंट्रोल सिग्नल्स भेजती है। मतलब जब एड्रेस बस मेमोरी लोकेशन बता देती है तब कंट्रोल बस RAM को बताती है कि अब क्या करना है। रीड का मतलब है मेमोरी से डेटा पढ़कर CPU को भेजना। राइट का मतलब है CPU के थ्रू प्रोसेस किया गया डेटा मेमोरी में स्टोर करना। अब जानते हैं माइक्रोप्रोसेसर। अ माइक्रोप्रोसेसर इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चिप that acts as the brain of a computer. It performs data processing, arithmetic and logical operations, and microprocessor built on IC, containing millions of components like transistor, resistors and diodes. इसका मतलब माइक्रोप्रोसेसर एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, डेटा प्रोसेसिंग, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है तथा पूरे कंप्यूटर सिस्टम की सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट IC पर बना होता है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और डायोड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इस पॉइंट का मतलब पहले के माइक्रोप्रोसेसर्स बड़े और धीमे होते थे, लेकिन समय के साथ वे छोटे, तेज और सस्ते हो गए हैं। यही कारण है कि आज के कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स पहले की तुलना में कहीं अधिक पावरफुल हैं। अब जानते हैं माइक्रोप्रोसेसर स्पेसिफिकेशंस। किसी भी माइक्रोप्रोसेसर की ताकत केवल उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी स्पेसिफिकेशन से पता चलती है।
जितनी बेहतर स्पेसिफिकेशंस होंगी, प्रोसेसर उतनी ही तेजी काम करेगा। अब इन सभी स्पेसिफिकेशंस को एक एक करके समझते हैं। वर्ड साइज जितनी बड़ी होगी, प्रोसेसर उतना अधिक डेटा एक साथ प्रोसेस कर पाएगा, लाइक 64 बिट। मेमोरी साइज मीन्स प्रोसेसर ज़्यादा रैम को सपोर्ट करता है, तो वो बड़े प्रोग्राम्स और अधिक डेटा को आसानी से हैंडल कर सकता है। इससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। क्लॉक स्पीड इज अ नंबर, और जितनी फास्ट होगी, प्रोसेसर उतनी तेजी से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा। कोर मीन्स जितने अधिक कोर्स होंगे, प्रोसेसर उतने अधिक टास्क्स एक साथ कर सकेगा। अब जानते हैं माइक्रो कंट्रोलर। द माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज अ CPU, मेमोरी, रैम और रोम एंड इनपुट आउटपुट पार्ट्स इन अ सिंगल चिप। इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा चिप है जिसमें CPU, रैम, रोम और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पहले से ही एक साथ लगे होते हैं। इसलिए इसे अलग अलग कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका उपयोग वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, डिजिटल क्लॉक, रिमोट कंट्रोल, ट्रैफिक सिग्नल और अन्य एम्बेडेड सिस्टम्स में किया जाता है, जहां किसी एक इंपॉर्टेंट वर्क को कंट्रोल करना होता है। अब जानते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन। A computer system is a device that processes data, and a computer considered everything as a data like text, picture, image, sound. मतलब कंप्यूटर टेक्स्ट, इमेज, पिक्चर, साउंड आदि सभी चीज़ों को डेटा के रूप में ही प्रोसेस करता है। डेटा रॉ और अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स का हब होता है, जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। इन्फॉर्मेशन वही डेटा होता है जिसे प्रोसेस करने के बाद यूजफुल और मीनिंगफुल बनाया जाता है। यह दोनों पॉइंट भी यही बताते हैं, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ एंड इन प्रोसेस्ड फैक्ट। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा दैट हैज मीनिंग एंड वैल्यू। अब जानते हैं डेटा एंड इट्स टाइप। इस पॉइंट का मतलब कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस के थ्रू रॉ डेटा रिसीव होता है। ये डेटा फैक्ट्स, इंस्ट्रक्शंस और कॉन्सेप्ट्स के रूप में हो सकता है। कंप्यूटर के अंदर सारा डेटा बाइनरी फॉर्म 0 और 1 में स्टोर होता रहे, लेकिन बाहर से डेटा टेक्स्ट, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स के रूप में इनपुट किया जाता है। जब हम कीबोर्ड से ABC 1 2 3 और सिंबल्स टाइप करते हैं, तो हमें ये नॉर्मल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, लेकिन कंप्यूटर इन्हें सीधे नहीं समझता। वो इन सभी को बाइनरी 0 और 1 में बदलकर स्टोर और प्रोसेस करता है। इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर की भाषा बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो अब हम देखते हैं डेटा के टाइप्स। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जो रोज और कॉलम्स में एक फिक्स्ड फॉर्मेट के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होकर स्टोर किया जाता है। सेकेंड टाइप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जिसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट या ऑर्गेनाइज नहीं होता। थर्ड टाइप सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन ये पूरी तरह टेबल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज नहीं होता। अब जानते हैं डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल का मतलब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद उस डेटा को फ्यूचर में यूज के लिए स्टोर किया जाता है। जब वही डेटा दोबारा चाहिए होता है तो उसे रिट्रीव करके उपयोग किया जाता है। यानी पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है: कैप्चरिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। पहला स्टेप डेटा कैप्चरिंग वह प्रोसेस है जिसमें रॉ डेटा को कलेक्ट करके कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट किया जाता है। दूसरा स्टेप डेटा स्टोरेज वह प्रोसेस है जिसमें डेटा को फ्यूचर में उपयोग के लिए सेव किया जाता है। तीसरा स्टेप डेटा रिट्रीवल वह प्रोसेस है जिसमें पहले से स्टोर्ड डेटा को दोबारा एक्सेस किया जाता है। अब जानते हैं डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। डिजिटल डेटा डिलीशन इज अ प्रोसेस in which the system marks the storage space of a file as free without actually erasing the data immediately। का मतलब डेटा डिलीशन वो प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर किसी फाइल की स्टोरेज स्पेस को फ्री के रूप में मार्क कर देता है, लेकिन डेटा तुरंत पूरी तरह इरेज नहीं होता। और डेटा रिकवरी का मतलब जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह तुरंत हमेशा के लिए नहीं मिटती। कंप्यूटर केवल उस जगह को खाली फ्री मान लेता है। यदि उस स्टोरेज पर नया डेटा सेव नहीं किया गया है तो डेटा रिकवरी की मदद से पुरानी फाइल वापस लाई जा सकती है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट डेटा की सेफ्टी के लिए अनऑथराइज्ड डिलीशन और अनवांटेड रिकवरी दोनों से बचाव करना इंपॉर्टेंट होता है। अब जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इस पॉइंट का मतलब है
हार्डवेयर केवल कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, लेकिन वे अपने आप कोई काम नहीं कर सकते। उन्हें काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं या कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, तो रियल में सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या और कैसे करना है। इसलिए सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर लगभग बेकार है। सॉफ्टवेयर की नीड क्या है? यदि कंप्यूटर में केवल हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर ना हो, तो कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, सभी डिवाइसेस को आपस में जोड़कर काम करवाता है और यूजर के दिए गए कमांड्स को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। इसलिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मैनेजर होता है। यह सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड, माउस और अन्य हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। इसके उदाहरण हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और सिस्टम यूटिलिटीज। इसके बाद वही बाकी सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर सही तरीके से काम नहीं कर सकता। अब जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मैनेजर होता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही शुरू होता है। इसके बाद वही सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड, माउस और अन्य हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करता है। साथ ही सभी एप्लीकेशंस को चलाने और यूजर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब जानते हैं सिस्टम यूटिलिटीज के बारे में। समय के साथ कंप्यूटर स्लो हो सकता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सिस्टम यूटिलिटीज इन प्रॉब्लम को ठीक करने, स्टोरेज को व्यवस्थित रखने और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए रखने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर और एंटीवायरस जैसी यूटिलिटीज। अब जानते हैं डिवाइस ड्राइवर के बारे में। जब हम प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या कोई अन्य हार्डवेयर कंप्यूटर से जोड़ते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे सीधे नहीं समझता। डिवाइस ड्राइवर दोनों के बीच एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है और हार्डवेयर को सही तरीके से चलाने में मदद करता है। ड्राइवर के बिना कई हार्डवेयर डिवाइसेस सही से काम नहीं कर पाते। अब समझते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स को। जब कोई प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाता है, तो वो पाइथन, सी प्लस प्लस जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोड लिखता है। लेकिन कंप्यूटर इस कोड को सीधे नहीं समझता। इसलिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर जैसे ट्रांसलेटर उस कोड को मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में बदलते हैं। वहीं कोड एडिटर जैसे प्रोग्रामिंग टूल्स कोड लिखने और उसे ऑर्गेनाइज्ड करने में मदद करते हैं। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग क्लासिफिकेशंस को। पहले प्रोग्रामर्स को मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में प्रोग्राम लिखना पड़ता था, जो बहुत हार्ड था। इसलिए बाद में हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई गई, जिन्हें इंसान आसानी से पढ़ और लिख सकता है। लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर के बहुत करीब होती हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस इंसानों के आसान होती है। लेकिन दोनों को चलाने के लिए कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलना होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है, ताकि कंप्यूटर उसे समझकर एग्जीक्यूट कर सके। इसके मेन स्टेप्स है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब समझते हैं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट को। सबसे पहले प्रोग्रामर टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखता है और उसे सेव करता है। इसके बाद ट्रांसलेटर उस कोड को मशीन कोड में बदलता है। आजकल प्रोग्रामर्स आईडीई का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कोड लिखना, कंपाइल करना, एरर्स ढूंढना, डिबगिंग और प्रोग्राम चलाना सभी फैसिलिटी एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। इससे प्रोग्राम बनाना तेज और आसान हो जाता है। अब जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के काम पूरे करता है, जैसे टाइपिंग करना, प्रेजेंटेशन बनाना, इंटरनेट चलाना, फोटो एडिट करना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में बांटा जाता है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सभी लोगों के उपयोग के लिए पहले से तैयार होता है। इसे किसी एक पर्सन के लिए नहीं बनाया जाता। उदाहरण के लिए MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम आदि, जिनका यूज लाखों लोग अपने नॉर्मल वर्क के लिए करते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशल डिमांड को पूरा करने के लिए स्पेशल रूप से क्रिएट किया जाता है। एग्जाम्पल बैंक, हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अब जानते हैं
फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉस में यूजर सॉफ्टवेयर को फ्री उपयोग करने के साथ साथ उसका सोर्स कोड भी देख सकता है और अपनी ज़रूरत के अनुसार उसमें चेंज कर सकता है। फ्रीवेयर में सॉफ्टवेयर तो फ्री मिलता है, लेकिन उसका सोर्स कोड नहीं मिलता, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है और उसके सोर्स कोड तथा मॉडिफिकेशन की परमिशन केवल उसके ओनर के पास होती है। अब जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। ये रिसोर्स मैनेजर के रूप में कार्य करता है और यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। यूजर इंटरफेस यूआई वो ब्रिज है जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है। अलग अलग डिमांड के अनुसार यूजर इंटरफेस के डिफरेंट टाइप होते हैं। कमांड बेस्ड इंटरफेस एक ऐसा यूजर इंटरफेस है जिसमें यूजर कीबोर्ड की हेल्प से स्पेशल कमांड्स टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। इसमें कमांड्स याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI ऐसा यूजर इंटरफेस है जिसमें यूजर आइकन्स, विंडोज और मेन्यूज जैसे ग्राफिकल एलिमेंट्स की हेल्प से कंप्यूटर का उपयोग करता है। ये यूजर फ्रेंडली होता है और इसमें माउस और कीबोर्ड दोनों का यूज किया जाता है। टच बेस्ड इंटरफेस एक यूजर इंटरफेस है जिसमें यूजर स्क्रीन को टच करके डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के टैप, स्वाइप और स्क्रॉल जैसे टच एक्शंस को कमांड्स के रूप में समझकर रिलेटेड वर्क करता है। वॉइस बेस्ड इंटरफेस एक ऐसा यूजर इंटरफेस है जिसमें यूजर बोलकर स्पोकन कमांड्स कंप्यूटर या स्मार्टफोन को इंस्ट्रक्शन देता है। जेस्चर बेस्ड इंटरफेस एक एडवांस यूजर इंटरफेस है जिसमें यूजर हाथ, आंख या शरीर की मूवमेंट्स के हेल्प से डिवाइस को कंट्रोल करता है। अब जानते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वे इंपॉर्टेंट सर्विसेज और टास्क हैं जिनकी हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है। ये सीपीयू, मेमोरी, प्रोसेसेस कराता है। अब देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट को। मान लीजिए आपने एक साथ क्रोम, MS वर्ड और म्यूजिक प्लेयर खोल रखे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय करता है कि सीपीयू किस प्रोग्राम को पहले समय देगा और किसे बाद में। इसी तरह सभी प्रोग्राम्स बिना एक दूसरे को इफेक्ट किए चलते रहते हैं। अब जानते हैं मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कार्य है जो मेन मेमोरी RAM को अलग अलग प्रोसेसेस के बीच डिमांड के अकॉर्डिंग एलोकेट और डी एलोकेट करता है। यह मेमोरी का सही उपयोग कंफर्म करता है और कई प्रोग्राम्स को एक साथ चलाने में हेल्प करता है। फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कार्य है जो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर्ड फाइल्स को क्रिएट, अपडेट, डिलीट और प्रोटेक्ट करता है। यह फाइल्स को व्यवस्थित रखता है तथा केवल ऑथराइज्ड यूजर्स को ही इंपॉर्टेंट फाइल्स का एक्सेस अलाउ करता है। डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कार्य है जो सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डिवाइस ड्राइवर्स की हेल्प से कंट्रोल और मैनेज करता है। ये डिवाइसेस की सही कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन और सिक्योर एक्सेस कंफर्म करता है। तो दोस्तों हमने इस फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब नोट्स डाउनलोड करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, यह चैप्टर हमारी डेमो क्लासेस थी ताकि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और हर एक टॉपिक की इजी डेफिनेशन को समझाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारी क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें।